through the eyes of travelers, society and polity of India between 10th and 17th centuries, with reference to the traveller's account, with a special reference on the following travelers: Al-Biruni from Uzbekistan, Marco Polo from Italy, Ibn Battuta from Morocco, Abdul Razak from Iran, Francois Bernier from France. Their administrative structure, economic life, social and religious life, literature and art and architecture. So, in through the eyes of traveler, in early medieval India, political situation became very complex with the passing away of the Guptas in the north and the demise of Vakatakas in the Deccan. So डेक्कन में के भयो भन्दा डेक्कन में जो डिमाइस हुआ था, डेक्कन में वकटकाज का डिमाइस होने के बाद एंड गुप्ताज नॉर्थ में गुप्ताज के जाने के बाद एंड वकटकाज ख़त्म होने के बाद डेक्कन में क्या हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन जो था इंडिया का बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनसॉल्व्ड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा हो गया. A number of ruling houses, originally vassals under the Guptas, became independent in different areas of North India. नंबर ऑफ़ रूलिंग हाउसेस, जो रूलिंग हाउसेस के नंबर थे ओरिजिनली, जो जागीरदार्स थे, वैसल्स मीन्स जागीरदार्स, ओके. अ नंबर ऑफ़ रूलिंग हाउसेस, ओरिजिनली जो जागीरदार्स थे वो जागीरदार्स जो गुप्तास के अंडर आते थे, गुप्तास के अंडर जो जागीरदार्स आते थे वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए. नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे इलाकों में वो इंडिपेंडेंट हो गए. This was the Pala Empire, which dominated eastern India till middle of the 9th century. ये पाला एम्पायर, दिस वे द पाला एम्पायर, ये पाला एम्पायर थे जिन्होंने ईस्टर्न इंडिया को जिसने ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करके रखा था. कब तक, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी तक पाला एम्पायर ने क्या किया था, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी तक पाला एम्पायर ने क्या किया था, ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करके रखा था. ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करके किसने रखा था, पाला एम्पायर ने. पाला एम्पायर थे वो जिसने ईस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करके रखा था मिडल ऑफ 9th सेंचुरी तक. फिर प्रतिहारा एम्पायर आया और प्रतिहारा एम्पायर ने वेस्टर्न इंडिया को डोमिनेट करके रखा. प्रतिहारा एम्पायर ने किसको डोमिनेट किया, वेस्टर्न इंडिया को डोमिनेट किया. एंड द अपर गेंजेटिक वैली टिल द मिडल वेस्टर्न इंडिया, एंड जो अपर गेंजेटिक वैली थी, गेंजेटिक वैली को मिडल ऑफ 10th सेंचुरी तक प्रतिहारा ने क्या किया, उसको डोमिनेट करके रखा था. फिर राष्ट्रकूटा एम्पायर था, राष्ट्रकूटा एम्पायर ने डेक्कन को एंड ऑल्सो कंट्रोल टेरिटोरीज, नॉर्थ और साउथ में जो टेरिटोरीज थे उन टेरिटोरीज को भी बहुत समय तक उन्होंने डोमिनेट करके रूल करके रखा, और स्पेशली उन्होंने डेक्कन को रूल करके रखा था, डेक्कन को डोमिनेट करके रखा था. Each of these empires, although they fought among themselves, provided stable conditions of life over large areas, extended agriculture, built ponds and canals, and gave patronage to arts and leisures, including temples. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जितने भी एम्पायर्स थे, पाला एम्पायर जिसने ईस्टर्न इंडिया को रूल किया था, प्रतिहारा जिसने वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गेंजेटिक प्लेन को रूल किया था, एंड राष्ट्रकूटा जिसने डेक्कन एंड नॉर्दर्न साउथ पार्ट सम टेरिटोरीज ऑफ इंडिया को रूल करके रखा था. ये जो सारे एम्पायर्स थे ये खुद एक आपस में क्या कर रहे थे कि एक आपस में ये लोग लड़ रहे थे, देमसेल्व्स मतलब अपने आप पे ये लोग लड़ रहे थे, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी कंडीशन है वो एक लार्ज एरिया तक फैल गई. ठीक है, स्टेबल कंडीशन ऑफ लाइफ इनके जो थे वो एक लार्ज एरिया में प्रोवाइड किया गया. फिर उसने क्या किया कि एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया. फिर एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के बाद उन्होंने पोन्ड्स बनाए, कैनल्स बनाए, उन्होंने आर्ट्स को एंड लेटर्स इंक्लूडिंग टेम्पल्स को क्या किया, पेट्रोनेज दिया. उसके बाद ऑफ द थ्री द राष्ट्रकूटा एम्पायर लास्टेड द लॉन्ग. ऑफ ये जो 3 एम्पायर्स थे, पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा, इनमें से राष्ट्रकूटा जो एम्पायर था ये सबसे ज़्यादा टिका था, लास्टेड द लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा टिकने वाला एम्पायर था राष्ट्रकूटा.
It was not only the most powerful empire of that time but also acted as a bridge between North and South India in economic as well as in cultural matters. ये कहा गया है कि राष्ट्रकूटा उस टाइम का सबसे पावरफुल एम्पायर तो था ही, उस टाइम का सबसे पावरफुल एम्पायर होने के साथ साथ भी ये जो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल जो मैटर्स थे, उन सारे मैटर्स का नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैटर का ये कहता है एक ब्रिज की तरह एक्ट करता था, मतलब वो ज़रूरी था, नेसेसरी था, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता था, ऐसा टाइप का एक था वो. None of the kingdoms in North India were able to bring the entire Ganga Valley under its control. जितने भी किंगडम्स थे, कोई भी किंगडम्स नॉर्थ इंडिया में कोई भी किंगडम्स ऐसा एबल, कोई भी किंगडम्स एबल ही नहीं था, कोई भी किंगडम्स एबल ही नहीं था जो एंटायर गंगा वैली को अपने कंट्रोल में ले सके. For some time, Lalit Aditya, the ruler of Kashmir, brought the Punjab under his control and even controlled Kannauj, which since the day of Harsha was considered the symbol of sovereignty of North India, a position which Delhi was to acquire later. फॉर सम टाइम क्या हुआ, कुछ समय के लिए ललित आदित्य जो थे कश्मीर के रूलर, ललित आदित्य जो कश्मीर के उस टाइम के रूलर थे, उन्होंने क्या किया, पंजाब को अपने कंट्रोल में कर लिया, पंजाब को अपने कंट्रोल में कर लिया और कन्नौज को भी अपने कंट्रोल में कर लिया. इन विच सिंस द डे ऑफ हर्षा वॉज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया. किसके टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया था, हर्षा के टाइम पे, जिसको सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया का, सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया का. उस हर्षा के टाइम, डेज ऑफ हर्षा के टाइम क्या किया, ललित आदित्य कश्मीर के रूलर ने पंजाब और कन्नौज को कंट्रोल किया. ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ विच दिल्ली वॉज टू एक्वायर लेटर. ये एक ऐसा पोजीशन है जो दिल्ली बाद में लेने वाला है. Kannauj, control of Kannauj was implied control of the upper Gangetic Valley and its rich resources in trade and agriculture. कन्नौज में जो कंट्रोल था वो बहुत ही ज़्यादा लक्षित था, क्योंकि कन्नौज में कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा लक्षित था, क्योंकि जो गंगेटिक वैली है, इम्प्लाइड कंट्रोल ऑफ द अपर गंजेटिक वैली का कंट्रोल, कन्नौज को कंट्रोल कर लिया, यानी कि समझो कि अपर गंजेटिक वैली को ही वो कर लिया, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये एक लक्षित, एक प्राउड टाइप का, एक गर्वित टाइप का ये कुछ था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में जो ये रिसोर्सेज यहाँ बहुत ज़्यादा थे, रिसोर्सेज ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में रिच रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था कन्नौज, इसलिए यहाँ पे रूल करना एक लक्षित टाइप का कुछ था एंड बहुत ही प्राउड भी फील कर सकते थे लोग यहाँ पे रूल करने के बाद. Lalit Aditya even invaded Bengal or Gauj and killed its reigning king, the political accounts of which are known with greater certainty from AD 8th century onwards, largely in the book of Kalan Raj Tarangini. यहाँ पे कहा गया है कि ललित आदित्य जिसने बंगाल और गौड को इन्वेट किया था, ललित आदित्य ने बंगाल एंड गौड को इन्वेट किया था, और साथ साथ ही वहाँ जो राजा रूल करते थे, ललित आदित्य ने बंगाल और गौड पे क्या किया था, इन्वेट किया था, आक्रमण किया था, और साथ साथ में ही वहाँ के जो रेनिंग किंग थे, जो वहाँ पे अभी फ़िलहाल रूल कर रहे थे, उनको भी मार डाला था. द पॉलिटिकल अकाउंट्स ऑफ विच आर नॉन विद ग्रेटर सर्टेनिटी फ्रॉम 88th century onwards. ये कहाँ पे है, ये लार्जली इन द बुक ऑफ कल्हान राज तरंगिनी पे ये चीज़ मेंशन किया गया होगा. ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल नॉर्दर्न इंडिया में है, जो डिस्क्राइब करता है टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट को जो टुक प्लेस किया गया था टाइम ऑफ 8th and 9th century में, जब कन्फ्लिक्ट दैट लीड टू द फॉल ऑफ हर्षाज एम्पायर, उस टाइम पे ये हुआ था. उस टाइम पे क्या था, 3 मेन एम्पायर्स थे, राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा एंड पाला, जो कि एक वे फाइटिंग विद वन अनदर टू ऑक्यूपाई कन्नौज, या कन्नौज को रूल करने के लिए राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा एंड पाला, इन तीनों के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध होता था. Initial stage of this struggle started in 790 AD with a fight between धर्मपाला एंड वत्सराजा. फर्स्ट का जो शुरुआती तौर में 790 में स्ट्रगल शुरू हुआ था. शुरुआती तौर में क्या हुआ, 790 AD में जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, वो स्ट्रगल था धर्मपाला और वत्सराजा के बीच में. लड़ाई किसके बीच में था, धर्मपाला एंड वत्सराजा के बीच में.
Through a string of triumphant expeditions, Dharmapala made a name for himself as the ruler of almost all of northern India. धर्मपाला ने क्या किया, अपना नाम बनाया एज द रूलर ऑफ ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का रूलर के रूप में उसने धर्मपाला ने क्या किया, अपना नाम बनाया अपने साहस से. Nagavatta II, the heir apparent of to Vatsaraja. Apparent to Vatsaraja. Nagavatta II कौन थे, वत्सराजा के रूलर थे, रूलर होने वाले थे, राइट. अब मतलब रूलर होने वाले थे. उन्होंने क्या किया, कन्नौज को इन्वेड किया. ड्रोव आउट चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ दैट रीजन एंड टू पावर. चक्रयुद्ध को हरा के उन्होंने क्या किया, वहाँ का पावर अपने हाथों में ले लिया. हिज रेन वॉज ब्रीफ सिंस गोविंदा III. उनका ये जो रेन था, रूल था, वो गोविंदा III के आने से पहले तक चला था. राष्ट्रकूटा किंग एंड ध्रुवा के जो सक्सेसर थे एंड राष्ट्रकूटा के जो राजा थे गोविंदा III, वो क्या, जब तक वो नहीं आए तब तक वहाँ पे हुआ. जब वो आए तब उन्होंने वो जीत लिया. Rashtrakuta and Pala's power started to decline together by the end of 9th century. At the end of the Pratihara's dynasty emerged as victors and asserted their control over central India. This tripartite struggle for Kannauj continued for almost 200 years. 200 साल तक ये tripartite यूज चलता रहा जो कन्नौज को पाने के लिए हो रहा था. एंड इट्स रिजल्ट फाइनली एंडेड इन फेवर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा रूलर नागाभट्टा II, who made कन्नौज द कैपिटल ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा किंगडम. गुर्जारा प्रतिहारा का किंगडम कन्नौज किसने बनाया, प्रतिहारा, गुर्जारा प्रतिहारा के रूलर नागाभट्टा II ने. एंड इस स्ट्रगल को ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम 3 मेन एम्पायर्स थे. राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा, पाला. एंड राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा, पाला तीनों एक आपस में युद्ध कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कन्नौज को पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज पाए जाते थे और रिच रिसोर्सेज को पाने के लिए उन तीनों के बीच में युद्ध होता था. थ्री एम्पायर्स के बीच में युद्ध होता था, इसलिए इसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया. इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, the feudalism debate. Main thing over here now is that to know about the travelers account of India. India, with its rich cultural heritage, vast geography and ancient civilizations, has long captivated the imagination of foreign travelers and explorers. इंडिया के पास क्या था, इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज था, एक रिच कल्चरल हेरिटेज माना जाता है इंडिया को. वास्ट जोग्राफी था, मतलब वास्ट लैंड एंड ऑल दैट, वास्ट जोग्राफी था. एंसेंट सिविलाइजेशंस थे, हड़प्पन सिविलाइजेशंस जैसे ही बहुत सारे एंसेंट सिविलाइजेशंस भी इंडिया में थे. इसलिए यहाँ पे मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स थे ना, उनके लिए एक इमेजिनेशन बन गया था इंडिया. लाइक अब जो फॉरेन ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स होते हैं वो इंडिया में आना चाहते थे. इंडिया में आके वहाँ के जो इमेजिनेशन करना, मतलब इंडिया में आके वहाँ के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है. कल्चरल हेरिटेज में इंडिया, बहुत सारे कल्चर्स इंडिया में फॉलोड अप होते हैं. इसके पास वास्ट ज्योग्राफी एंड बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी यहाँ पे है. तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे जो ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स थे वो उत्सुक थे. From ancient Greek scholars to medieval Arab merchants and early modern Europeans, these voyagers traveled the vast subcontinent, leaving behind a wealth of accounts that provided invaluable insights into the country's past. When it comes to historical travel and exploration, many people think of Marco Polo as the most famous adventurer. अब जब बात आती है हिस्टोरिकल ट्रैवल की एंड एक्सप्लोरेशन की, बहुत सारे इंसानों के दिमाग में क्या आता है, मार्को पोलो आता है, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट फेमस एडवेंचरर. However, Ibn Battuta, an Islamic scholar, actually traveled to even more places than Marco Polo. भले ही इबन बतूता जो थे, इबन बतूता एक इस्लामिक स्कॉलर थे, तो इबन बतूता भले ही एक इस्लामिक स्कॉलर होके भले ही मार्को पोलो से ज़्यादा जगह वो घूमे थे, बट मार्को पोलो जिसने फेमस एडवेंचरर वो नहीं बन पाए थे.
Travelers' narrative offer a glimpse into the rich cultural traditions, the complex socio-economical structure, and the magnificence of powerful empires. Penned by pioneering figures like Megasthenes, Alberuni, Marco Polo, and Bernier, their seminal works have become invaluable repositories preserving insights into Indian history while enhancing India's reputation internationally. In this chapter, we shall see how our knowledge of the past can be enriched through a consideration of descriptions of social life provided by travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of human like Marco Polo जो वेनाइस से आए थे, वेनाइस इटली से आए थे, अल्बेरूनी जो उज्बेकिस्तान से आए थे, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, ये ख्वारिज़म से आए थे, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। मार्को पोलो आए थे वेनाइस इटली से, अल्बेरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से 11वीं सेंचुरी में, अब्दुल रज़ाक आए थे ईरान से। अब्दुल रज़ाक कहाँ से आए थे? अब्दुल रज़ाक ईरान से आए हुए थे। तो इब्न बतूता जो थे मोरक्को से आए हुए थे, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका 14th सेंचुरी में, एंड द फ्रेंचमैन फ्रांकोइस बेर्नियर 17th सेंचुरी में आए थे। तो इन पांचों के बारे में अभी हमें पढ़ना है। In the early second millennium, two famous travelers visited India. अर्ली सेकेंड माइलेनियम में क्या हुआ? दो फेमस ट्रैवलर्स ने इंडिया को विज़िट किया। दो फेमस ट्रैवलर कौन थे? अल्बेरूनी एंड मार्को पोलो। अल्बेरूनी एंड मार्को पोलो ऐसे दो फेमस ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अर्ली सेकेंड माइलेनियम में क्या किया? इंडिया को विज़िट किया। who have left vivid impressions of social life। उन्होंने क्या किया? इंडिया के जो सोशल लाइफ था, सामाजिक जीवन जो इंडिया की थी, उनके ऊपर, इंडिया के सामाजिक जीवन के ऊपर उन्होंने क्या किया? बहुत सारे इम्प्रेशंस छोड़ के वो गए। बहुत सारे इम्प्रेशंस इंडिया के सोशल लाइफ के ऊपर वो छोड़ के गए थे। Al-Biruni, a great scientist and scholar of the Persian Golden Age, was in the North India between 1017 to 30 when Mahmud of Ghazni was raiding temples। अल-बिरूनी क्या थे? अल-बिरूनी एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और बहुत ही बड़े स्कॉलर भी थे पर्शियन गोल्डन एज के। पर्शियन गोल्डन एज के क्या थे? बहुत ही बड़े साइंटिस्ट और स्कॉलर माने जाते थे अल-बिरूनी, जो कि फ़िलहाल कहाँ पे थे? नॉर्दर्न इंडिया में थे। 1017 to 30 में वो कहाँ थे? नॉर्दर्न इंडिया में थे। ठीक है, 1017 to 30 में अल-बिरूनी कहाँ पे थे? नॉर्दर्न इंडिया में थे। वो कहाँ, किस टाइम के ग्रेट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर है? पर्शियन गोल्डन एज के ग्रेट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर है। तो वो 1017 to 1030 में आए थे, जब महमूद ऑफ गजनी क्या कर रहे थे? टेम्पल्स रेड कर रहे थे। रेडिंग टेम्पल्स, टेम्पल को तोड़ रहे थे। जब महमूद ऑफ गजनी टेम्पल्स को तोड़ रहे थे तब अल-बिरूनी आए थे। उस टाइम, मतलब लगभग उसी टाइम में आए थे, 1017 to 30 में। ठीक है, led by this own curiosity, Al-Biruni spent 13 years studying Indian thoughts and society। अपनी उत्सुकता के लिए क्या किया उन्होंने? अल-बिरूनी ने क्या किया? 13 ईयर्स क्या किया उन्होंने? 13 ईयर्स, 13 साल तक उन्होंने क्या किया? इंडिया के थॉट एंड सोसाइटी के बारे में उन्होंने जाना, पढ़ा। ठीक है, इंडिया के बारे में उन्होंने पढ़ा, इंडिया के सोसाइटी के बारे में, इंडिया के थॉट्स के बारे में अल-बिरूनी ने पढ़ते पढ़ते अपने 13 साल वहाँ पे गुजार दिए। उन 13 साल में उन्होंने क्या क्या पढ़ा? संस्कृत सीखा उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन 13 सालों में संस्कृत सीखा। अल-बिरूनी लर्न संस्कृत, स्टडीड द वर्क्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। वो ब्राह्मण्स के साथ घुल मिल गए थे, तो ब्राह्मण्स के साथ ही रहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणिज्म के बारे में भी पढ़ा, ब्राह्मणिज्म की जो भी वर्क्स थे उनके बारे में पढ़ा। एंड सॉट आउट लर्न वेन टू क्लैरिफाई हिज डाउट्स। और जो भी जाने पे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ जानने वाले जो भी इंसान होते थे, वो उनके साथ जाके, लर्नड मैन जो होते थे उनके साथ जाके अपने जो भी डाउट्स होते थे वो क्लैरिफाई कर लेते थे, वो मतलब वो क्लियर आउट कर लेते थे। अल-बिरूनी's fame as an Indologist rests primarily on two texts। अल-बिरूनी का ये जो इंडोलॉजिस्ट जो थे वो दो टेक्स्ट में प्राइमरीली वो रेस्ट करता है, रहता है। वन इज़ द ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत इंटू अरेबिक
of the Yoga Sutras of Patanjali entitled Kitab Patanjali, the Book of Patanjali, and the other Biruni's magnum opus Kitab Tahqiq Nalil Hind, the book of confirming what pertains to India, whether rational or despicable. अल्बेरूनी ने दो टेक्स्ट लिखी थी। एक संस्कृत टू अरबिक ट्रांसलेट किया गया था। संस्कृत में जो वर्क था योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि नाम का जो एक बुक था इंटाइटल्ड, जो एक योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि नाम का जो बुक था, पतंजलि में जितने भी योगा सूत्रास थे उन सारे सूत्रास को एक किताब में लिखा गया था, द बुक ऑफ पतंजलि, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। उस बुक को अरबिक में इंटाइटल्ड किया अल्बेरूनी ने किताब पतंजलि में। द बुक ऑफ पतंजलि, योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि को किताब पतंजलि बना दिया अरबिक में अल्बेरूनी ने। और दूसरा था मैग्नम ओपस। दूसरा क्या था? मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस था ताकीक, किताब तहकीक नालिल हिंद। किताब तहकीक नालिल हिंद का इंग्लिश में वर्जन नाम था द बुक कन्फर्मिंग व्हाट परटेन्स टू इंडिया, वेदर रैशनल और डिस्पिकेबल। This is a wide-ranging examination of Sanskrit scientific sources supplemented by conversations with Hindu Pandits from Biruni made while accompanying his patron Sultan Mahmud of Ghazni on military campaigns in northern India. In the West, it is most often referred to as India after E.C. Sachau's translation. Al-Biruni's India 2 Walls, London, 1888 to 1910. Al-Biruni's portrait of India is so perceptive that it deserves to be called the first Indologist. अल्बेरूनी का पोर्ट्रेट इंडिया के ऊपर अल्बेरूनी के थॉट्स इतनी ज़्यादा परसेप्टिव थे कि उनको फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट माना गया। वो डिज़र्व करते हैं फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट।